Hello and welcome to Rotrap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट टुडे. अच्छा, एक और चीज़, इसके ना प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी वी हैव कवर्ड अ गुड पार्ट ऑफ ऑल दीज MCQs. तो अगर अभी तक आपने हमारी इसको फॉलो नहीं करा है क्लासेस को तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए. और इस क्लास के अंदर जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाना है इसकी जो जैसे आज हम इसमें MCQs करेंगे, जो इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल एरिया है वो आप जाकर पढ़ सकते हैं हमारी संकल्प सीरीज के थ्रू. उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो वहां से आप जरूर देख लीजिएगा. साथ ही साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वन पर्टिकुलर थिंग विच विल हेल्प यू इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. और आपको पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा आपको 1200 MCQs फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं. और इसके साथ में वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं. आपको इनकी बुकलेट मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, डिस्क्रिप्शन से आपको वो डायरेक्ट कर देगा उस तरफ. और यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन प्रिंट इट आउट. आपकी बेनिफिट के लिए ही ये काम किया गया है. सो गो अहेड एंड चेक इट आउट राइट अवे. So let's move on and talk about the topic that we are taking up today, that is profit and loss account and balance sheet. Okay, which of the following statements correctly define the profit and loss account? इनमें से कौन सा है जो profit and loss account को correctly define करता है? It is a real account showing the assets and liability side. क्योंकि profit and loss account क्या real and एसेट्स और लाइबिलिटीज नहीं लेता, ये तो बैलेंस शीट लेता है ना. तो इसका ये वाला आंसर गलत हो गया. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. यस, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ये चीज सच है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि या तो वो मुनाफा निकालता है या वो नुकसान निकालता है. सो इफ इट इज टॉकिंग अबाउट ईदर प्रॉफिट और लॉस, दैट इज व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू. they are prepared to ascertain the net results of the operations during a given period. It is a personal account. नहीं, पर्सनल अकाउंट होता है जहां पर किसी का नाम होता है. मेमोरेंडम अकाउंट भी ये नहीं है, क्योंकि मेमोरेंडम एक इनकम्प्लीट या एक्सट्रैक्टेड अकाउंट्स होते हैं. सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी. Which of the following is not recorded in the profit and loss account? Rent, salaries, insurances, ये तो आएंगे because ये direct है. Depreciation and interest charges, ये भी उसी का पार्ट है, क्योंकि ये भी आपके indirect costs हैं. ये दोनों के दोनों आपके indirect हैं. ये प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, लेकिन आपके फाइनेंस और बाकी सबसे लिंक्ड है. आई एम सॉरी. नेक्स्ट इज सेल्स एंड परचेज रिटर्न. ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है, तो दिस कैन बी द करेक्ट आंसर. एंड कमीशन रिसीव्ड इज योर इन डायरेक्ट, बट इन दिस केस इट इज इनडायरेक्ट इनकम and this is indirect expenses. So the correct answer is C. ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 लाख, सैलरीज आपकी 50,000 है, रेंट आपका 20 है, डेप्रिसिएशन आपकी 10 है, कमीशन रिसीव्ड आपका 5,000 है. सो नाउ फाइंड द नेट प्रॉफिट. आप क्या करोगे, आपको जीपी दिया हुआ है और आपको बोला गया कि आप नेट प्रॉफिट निकालिए. आपको ना जीपी में से सारे के सारे इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना है और सारी की सारी इन डायरेक्ट इनकम्स को प्लस करना है. देन ओनली यू कैन फाइंड योर अल्टीमेट नेट प्रॉफिट. सो हाउ डू वी डू इट एवरीवन? नंबर वन हमारे पास क्या आ जाता है कि 2 लाख रुपीज़ का हमारा क्या है, जीपी है. उसमें से हम पहले माइनस कर देते हैं व्हाट कैन बी डिडक्ट हेयर. सैलरीज हमारी कितनी थी, 50K की थी ना, तो हम एक तो सैलरी का एक्सपेंस माइनस कर देते हैं. जस्ट अ मोमेंट. इसका आंसर से दिख गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आपने आंसर देख भी लिया, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो ये आपको बेनिफिट नहीं करने वाला. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मुझे सैलरी दिखा, मुझे रेंट दिखा और मुझे डेप्रिसिएशन भी दिखा. सो हम ये कर सकते हैं कि ये तीनों आपके होंगे माइनस, और कमीशन मैंने रिसीव किया यानी वो मेरे को प्लस होगा क्योंकि मेरे पास में पैसा है. सो इन दिस केस इट इज बेसिकली 2 लाख माइनस 50, 60, 70, दिस इज 80,000 और आपका प्लस आया 5,000. So this makes the amount of 1,25,000 as your answer. This is your net profit. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. The answer is A. इनके फॉर्मूलाज भी नोट करके रखिए और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल पर जाकर. ठीक है. The primary function of the profit and loss account is to summarize indirect expenses and non-trading incomes to arrive at the net profit or loss. Which of the following best expresses this
पर्पस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डालते हैं, इनफैक्ट हम सॉरी सिर्फ इनडायरेक्ट को डालते हैं, और बिजनेस के अलावा भी अगर हम कई बार दूसरे बिजनेसेस के लिए भी यहाँ से खर्चा करते हैं तो वो भी इंक्लूड करते हैं, यानी नॉन ट्रेडिंग इनकम्स और नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस भी हम इसमें डाल देते हैं। सो यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेस क्या करता है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द ग्रॉस मार्जिन। नहीं, ये तो ग्रॉस का कुछ देखता ही नहीं, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम है। देन कम्स इट मेजर्स द फाइनेंशियल पोजीशन। नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट देखती है। It indicates the operating activities of the firm by comparing gross profit with the charges and incomes. This can be the point, क्योंकि नहीं बट ये वो आ गया ना, by comparing gross profit it indicates operational efficiency, फिर इसका यही बनेगा। It provides details of assets and liabilities, वो नहीं करता, तो इसके अंदर हमारे पास एक ही पॉइंट सेट बैठता है, वो है सी, और इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी करते हो। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है, तो आप उसके हर एक पॉइंट को पढ़िए और सोचिए क्या वो क्वेश्चन से रिलेट करता है तो इंक्लूड करना है, नहीं करता तो नहीं करना। अ बिजनेस इनकर्ड द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ईयर। ऑफिस की सैलरी दी हुई है, रेंट दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है। विच ऑफ दीज विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्या आएगा इसमें से एवरीवन? For all four items listed above, the next part is only the office salaries and rent, office salaries, rent, commission paid, only commission paid and discount received. Business incurred the following during the year. उन्होंने ऑफिस की सैलरीज दी हैं 40,000 की। पहले एक्सपेंसेस को इकट्ठा कर लेते हैं, ये डेबिट साइड की आइटम है क्योंकि ऑफिस की सैलरीज क्या होती हैं। अच्छा, ये तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है कि डेबिट साइड पे क्या आएगा, सारे खर्चे आएंगे, ऑफिस की सैलरी आएगी, रेंट भी आएगा, कमीशन भी आएगा। डिस्काउंट क्योंकि हमने रिसीव किया है तो ये इनकम नहीं है, ये सॉरी इनकम है, एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड पर दिखेगा। सो देयर इज दीज 3 पॉइंट्स, सारे के सारे नहीं है, ये भी नहीं है, ऑफिस, रेंट और कमीशन, हेयर इट इज। ठीक है ना? देन इसका आंसर बन जाएगा आपका सी। डन। चलिए अब चलें आगे। एट द एंड ऑफ द ईयर हमने एक प्रोविजन क्रिएट की है जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कई बार हमें पता नहीं होता सामने वाले लोग पैसा देंगे कि नहीं देंगे, तो उसके लिए हम अपने लिए प्रोविजन बनाते हैं। हाउ इज दिस शोन? डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द डायरेक्टर्स इन द बैलेंस शीट ओनली? नहीं, रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर। हम ये कह सकते हैं बिकॉज ये हमारा खर्चा है ना एक तरह से, लेकिन कौन सा, ये ना किसी को देने वाला पैसा नहीं है, ये एक नॉन कैश है, नॉन कैश एक्सपेंस है। डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट या एडजस्टेड डायरेक्टली अगेंस्ट कैपिटल, इनमें से कोई भी नहीं। ये जैसे आप लोग अपना बनाते हो ना एनपीए, बस वैसा ही है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूएशन में बनकर आएगा बी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है। Then the next part is the balance sheet is prepared at the end of the accounting period. बैलेंस शीट हमेशा साल के अंत में बनती है और दैट टू ऑन अ पर्टिकुलर डे होती है, क्योंकि कैश और स्टॉक रोज बदलता है, तो 31 मार्च को हम बिल्कुल एंड में देखते हैं कि कितना है। इट इज़ एन अकाउंट दैट शोज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को दिखाता है, ये फाइनेंशियल पोजिशन के लिए। ना ये इनकम दिखाता है, ना ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट याद रखिएगा वो एक स्टेटमेंट है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं। कैश फ्लो तो सिर्फ कैश की मूवमेंट तक सीमित है। बैलेंस शीट ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन बताता है, मार्केट में क्या पोजीशन है उसकी। आप बोल सकते हो एसेट्स, लाइबिलिटीज, और इसको बेसिकली डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ना फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम कहते हैं वो क्या है एग्जैक्टली। ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे कितने हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को पैसे दे रहा है, पैसे ले रहा है, तो उसका कितना बोझ बाकी है। यानी सार इसका ना एक बेसिक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही बैलेंस शीट इक्वेशन है। जो भी आपने बिजनेस में बनाया है वो कैसे बना, क्योंकि कुछ पैसे बाहर वालों के और कुछ हमारे ओनर के हैं। देना तो बिजनेस ने दोनों को ही है। सोचिए ना, बिजनेसमैन अगर कमाएगा नहीं तो वो कैसे चलेगा, तो उसकी जितना पैसा लग रहा है और कितनी उसकी लाइबिलिटीज हैं वो सब कुछ इंक्लूड करके फिर अपने एसेट बनाता है। तो पूंजी जो बनती है वो कैसे बनती है, या तो दूसरों का पैसा लिया हुआ या अपना लगाया हुआ। दैट इज वी डिफाइन हियर। So it's actually the financial position. पी एंड एल दिया होगा तो याद रखिएगा वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ये फाइनेंशियल पोजीशन है।
There is often confusion about whether the balance sheet is an account or which of the following clarifies this. देखिए बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, इसमें कोई डेबिट नहीं होता, इसमें कोई क्रेडिट नहीं होता, इसका बेसिक सिस्टम ऐसे चलता है, यहाँ पर हम लिखते हैं एसेट्स और यहाँ पर हम लिखते हैं लाइबिलिटीज। ये मैं बेसिक वाला बता रही हूँ जो टी शेप वाला है, कंपनीज का डिफरेंट होता है। तो एसेट्स सारे के सारे यहाँ स्पेसिफाई होते हैं, लाइबिलिटीज यहाँ स्पेसिफाई होती हैं। इनमें से किसी भी जगह पर हमारे पास ये कंफ्यूजन नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ये फॉर द ईयर नहीं बनता। तो इट इज एन अकाउंट नहीं है ये एक स्टेटमेंट है जो अकाउंट नहीं है। जो फाइनेंशियल पोजीशन, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इट इज सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं, ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, ये वो नहीं करता है, नहीं, वैसे ये पॉइंट भी गलत है। ट्रेडिंग अकाउंट खर्चे और इनकम बुक करता है, पी एंड एल जो है वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बुक करता है, तो ये भी गलत है, स्टेटमेंट ही गलत दे रखी है। खैर इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट सही है, वो आपका है दैट इज बी। ठीक है, now comes the next part. If the proprietor withdraws 50,000 for a personal use during the year, how will it be reflected in the balance sheet? कैसे दिखेगा बैलेंस शीट में? कैपिटल में जाएगा, कैपिटल बैलेंस में दिखेगा, करंट लाइबिलिटी है, या इग्नोर्ड सिंस इट इज अ पर्सनल अकाउंट? आई डोंट थिंक वी कैन इग्नोर इट, क्योंकि अगर बिजनेस से पैसा निकाल कर ले और नोट नहीं करा ना, तो बिजनेसमैन तो कुछ भी कर ही जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री भी जो नोट करते हैं वो है ड्रॉइंग्स टू कैपिटल, यानी हम इसकी ड्राइंग्स को नोट करते हैं। तो यहाँ पर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लाया था वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल कर ले गया है, तो इन दिस केस ये उसका कैपिटल कम करता है। Then comes the next part. One of the main criticisms of the balance sheet is that it does not show the true financial position of the firm. वैसे तो ये भी सच है, इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? अब मान लीजिए मैंने ना कोई लैंड खरीदा था, लैंड खरीदे मुझे 5 साल भी हो गए होंगे ना अभी, मैंने कोविड में, क्योंकि कोविड में एक टाइम पर पैसे जो रियल एस्टेट थी वो गिरी थी, तो अगर उसकी वैल्यू तब कम हो गई, आज उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, फिर क्या होगा? अब इस केस में साफ सी बात है, अगर लैंड तब मेरे को सस्ता मिल रहा था, मैं आज भी नोट करके बैठी हूँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है ना, मैंने लैंड खरीदा था, मान लीजिए 1 CR का मेरा प्लॉट पड़ा था, अब वो प्लॉट मैं 1 CR का ही नोट करके बैठी हूँ, लेकिन आज के टाइम पर 2025 में मे बी इसकी वैल्यू 1.25 CR हो गई हो। ठीक है ना, बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड पिछले कुछ टाइम में रियल एस्टेट में बूम आया फिर से, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, बिकॉज कमर्शियल एरिया होगा, स्कार्स ये होता है, तो उसके हिसाब से इसका डिमांड बढ़ रही है। लेकिन मेरी बुक्स में 1 CR पर ही नोट है, क्यों? क्योंकि ये करंट अकाउंट, करंट प्राइसेस पर नोट नहीं करता, इट रिकॉर्ड्स ओनली द करंट एसेट्स एंड इग्नोर्स फिक्स्ड एसेट्स। नहीं, ये चीज इसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चीजें रिकॉर्ड करता है, करंट पर नहीं जाता। अगर करंट पर जाने लग गया ना, तो शेयर मार्केट का तो रोज सुबह का और शाम का नोट करना पड़ जाएगा, जिससे हमारे अकाउंटेंट का काम बढ़ना ही है। अगर आप अपने घर में बैठे हो, यू नॉट लुक एट योर सीलिंग एंड से कि आज मेरा घर इतने का है, आज मेरे घर का उतना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन घर आपने रेनोवेट करना है, जिस टाइम आपने घर बेचना है, नया घर खरीदना है, उस टाइम पर सब घर लोग वैल्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं किए जाते। बिजनेसेस का भी वही हाल है, जो आप फोन यूज कर रहे हो उसका भी वही हाल है। अब एक बार आ गई चीज तो आ गई, तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चीज नोट होती है, और जब हम रिप्लेस करते हैं सिर्फ तभी हम उसको नए प्राइसिंग पर देखते हैं। इट डज नॉट शो लाइबिलिटीज, इट शोज द लाइबिलिटीज, दिस इज रॉन्ग। और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, ये तो कैश की बात ही नहीं करता, ये तो सब कुछ कहता है मेरे को सब कुछ बताओ, बिजनेस में कितने एसेट्स कितने नहीं, तो उस हिसाब से द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी। सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर रहा है तो आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग एनी ऑफ आर कोर्सेज, सो जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट edutab.in। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके पास हमारी टेस्ट सीरीज हैं, आपके पास हमारे मास्टर कोर्स हैं, और साथ ही साथ हमारे मॉक टेस्ट भी हैं। मतलब आप इसमें ना, मास्टर कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट रिकॉर्डेड है, लेकिन बिल्कुल पेपर से पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, और जो टेस्ट सीरीज हैं वो आपके पास फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी हैं सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, यानी सुपर क्रैश कोर्स सारे सब्जेक्ट्स लेना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारा मास्टर कोर्स परचेज करना, तो आप अकेला मास्टर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ये सुपर क्रैश कोर्स कंप्लीट लाइव है, जबकि मास्टर कोर्स जो है वो कंप्लीट लाइव नहीं है, वो आपको बिफोर द एग्जामिनेशन मिलेगा लाइव, उससे पहले आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और उसके साथ साथ कंसेप्चुअल नोट्स आपको मिलेंगे, और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकेगी। सो इफ यू आर लुकिंग टू परचेज आर कोर्सेज, देन अच्छा मॉक टेस्ट में भी ना ध्यान रखना, मॉक टेस्ट में आपके पास फुल लेंथ और
आपके पास में जो चैप्टर वाइज है वो दोनों अवेलेबल है। तो मास्टर कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग तो जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है। सीमित समय के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन जो है वो जितनी जल्दी शुरू होगी उतनी जल्दी खत्म हो पाएगी। सो प्रिपेयर वेल एवरीवन, लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन विद अ पॉजिटिव लाइट, और उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। सो दैट इज इट फॉर द डे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और इस वीडियो के साथ का अगर आपने कंटेंट पढ़ना है, यानी इस क्लास में जो मैंने करवाया उसका थ्योरेटिकल पॉइंट आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमारी जेआईबी की संकल्प सीरीज का लिंक है, वहां से आप जाकर वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।